अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, डियर वॉचर, डियर फॉलोवर। इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करने के लिए मिलेंगी। इस कोर्स के अंदर जो है तैयारी करवाई जाएगी इंट्री टेस्ट की, और उसके अलावा जॉब्स के रिलेटेड जो है जितने भी MCQs होंगे आपके मैथमेटिक्स के, इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर आपको कवर करवाएंगे। हम जो है इस कोर्स में चैप्टर वाइज चलेंगे। सबसे पहले जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं आज के दिन इस लेक्चर के अंदर, वो है सेट। कोशिश करेंगे जितने भी MCQs आते जाते हैं टेस्ट के अंदर उनको भी हम कवर करते चले। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है उसे हम कहते हैं सेट। सेट जो है एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था जॉर्ज केंटर। इसने पहली बार सेट जो है इंट्रोड्यूस करवाया था 19वीं सेंचुरी के अंदर। ये सवाल आ चुका है कई बार। क्लियर। अब सबसे पहले सेट के अंदर जो है हम नंबर्स का बहुत सारा यूज करते हैं, तो पहले हम नंबर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर जो हम पढ़ते हैं सेट के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो n से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। इन 3 डॉट्स का मतलब है ये चलते जाएंगे, यानी 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। उसके बाद दूसरा जो है वो होता है सेट नंबर्स का, वो होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 ये चलते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। उसके बाद जो होता है इंटीजर्स नंबर जो है वो z के साथ डिनोट किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक सेंटर में 0 होता है और 0 की 2 साइड्स बन जाती है, एक राइट साइड बन जाती है, दूसरी लेफ्ट साइड बन जाती है। राइट साइड जो होते हैं वो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, यानी ये चलते जाएंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड जो है -1 -2 -3 -4 ये भी चलते जाएंगे, यानी -4 के बाद -5 आएगा, -5 के बाद -6 आएगा। अब एक और बात आपको समझने की जरूरत है, वो ये कि अगर कोई मैं नंबर लिख रहा हूं तो मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो होती हैं अंडरस्टूड। यानी मिसाल के तौर पर इस 4 के नीचे 1 अंडरस्टूड है। अगर इस 4 के साथ कोई भी साइन वगैरह यूज नहीं की, यानी साथ नहीं है, यानी प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, तो अंडरस्टूड है, ये किसका समझाया जाएगा, प्लस का समझाया जाएगा। और इस 4 की राइट साइड में एक डेसिमल पॉइंट है, ये भी अंडरस्टूड है। जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी इसको हम जाहिर करेंगे और इसको लिखेंगे। उसके बाद 4 के ऊपर एक नंबर है जिसको हम पावर कहते हैं, वो भी उसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर के अगर साथ कोई भी चीज ना हो तो ये 4 चीजें जरूर होती है, ये आपको जहन में रखनी पड़ेगी। अब इन नंबर के साथ, ये आप 0 की राइट साइड देख रहे हैं, इनके साथ कोई नंबर कोई भी साइन वगैरह नहीं है, यानी ये सारे प्लस के समझे जाएंगे। और ये सारे जो हैं वो माइनस के हैं 0 की लेफ्ट साइड। और जो प्लस के हैं इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जो माइनस के हैं इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद ये जो 0 है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये MCQs आ सकता है कि भाई आप हमें बताएं सारी जितनी भी मैथमेटिक्स है उसमें कौन सा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो उसका आंसर है क्या, 0। अब एक और सवाल, कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि भाई आप हमें ये बताएं कि -100 बड़ा या 0 बड़ा। तो ज़हन में रखें जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो सारे छोटे होते हैं वैल्यू के अंदर 0 से, यानी 0 बड़ा है और -100 छोटा है। और आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर एंड 0 इज ग्रेटर देन
ऑल नेगेटिव नंबर्स। ये सारी चीजें आपको जहन में रखनी पड़ेगी। एक और सवाल भी आ सकता है, कभी कभी आ जाता है टेस्ट के अंदर, वो ये कि भाई आप हमें ये बताएं कि -1000 बड़ा या फिर -10 बड़ा। तो आपका आंसर होना चाहिए -10 बड़ा है, क्योंकि वैल्यू के अंदर नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता जाता है उतना छोटा होता जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी बात। दूसरा सेट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका इवन नंबर्स। इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से शुरू होते हैं, 2, 4, 6, 8 ये भी चलते जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते। ये भी हो सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी +-4, +-6, +-8। उसके बाद ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर जो होते हैं वो शुरू होते हैं 1 से, +-1, +-3, +-5 एंड +-7। ये भी चलते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। उसके बाद जो नंबर हम पढ़ते हैं वो होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हो, यानी एक फैक्टर 1 हो और दूसरा वो खुद हो, यानी इसका मतलब ये है कि 2। उसके बाद 3, 5, 7 और 11, 13, 17, 19 और 23, ये सारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब ये बात आपको जहन में रखनी पड़ेगी, आपने बचपन से पढ़ा होगा फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा है, जब भी पूछा है भाई फैक्टर क्या होता है, तो उनका जवाब होता है सर फैक्टर पता नहीं क्या होता है। तो आज इस लेक्चर के अंदर आप फैक्टर को अच्छी तरह से समझने वाले से। ओके, फैक्टर जो होता है दरअसल में फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है, ये भी होता नंबर ही है। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपसे अगर एक चीज पूछूं कि भाई आप मुझे ये बताएं कि 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं, आपका जवाब होना चाहिए कि भाई जो नंबर 4 को डिवाइड करे, डिवाइड का मतलब है ऐसे डिवाइड करे कि रिमाइंडर 0-0 बन जाए, तो वो सारे 4 के फैक्टर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर 1 सबका फैक्टर होता है, ये आपको जहन में रखें। ये कभी कभी एमसीक्यूज आ जाता है कि भाई which of the following number is a factor of all number, the answer is 1। 1 जो होता है सब नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है। उसके बाद 2, क्योंकि 4 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 4 खुद जो है, ये जितने भी आपने देखे 1, 2, 4, ये 4 के क्या है? फैक्टर। इसका मतलब ये है कि जो जो नंबर 4 को डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे कि रिमाइंडर 0-0 कर दे, तो वो सारे 4 के क्या बन जाएंगे? फैक्टर बन जाएंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे 6 के। अब 6 को सबसे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 6 खुद, ये सारे क्या हो जाएंगे? 6 के फैक्टर बन जाएंगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या 5 भी 6 का फैक्टर है, तो आपका जवाब होना चाहिए नो। क्यों नो? क्योंकि 5 जो है वो 6 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता, रिमाइंडर 1 बचा लेता है, तो इसी वजह से 5 जो है वो 6 का फैक्टर नहीं होता। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर हो। कौन कौन से भाई? एक 1, दूसरा वो खुद नंबर जिसके फैक्टर आप निकाल रहे हैं। जैसे कि अब 2 को पकड़े, 2 के कितने फैक्टर बनेंगे? एक 1 होगा और दूसरा खुद 2 होगा। अगर हम 3 को पकड़े तो एक 1 होगा, दूसरा 3 खुद होगा। अगर आप 7 को ले लें तो एक 1 होगा, दूसरा 7 खुद होगा। तो आपने नोट किया कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके 2 फैक्टर्स हैं, एक 1, दूसरा वो खुद। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स निकले, एक 1, दूसरा वो खुद नंबर, तो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे कि 4, अब 4 का 1 होता है, 2 होता है, 4 खुद होता है। 6 का 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 खुद होता है। तो आप देख रहे हैं कि भाई 2 से ज्यादा फैक्टर निकल रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 8 हो गया, फिर 9 हो गया, 10 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, उसके बाद जो है 14 हो गया, उसके बाद 15 हो गया, ये सारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। यहां पर एक एमसीक्यूज आपको दे देता हूं, वो ये कि जो 1 है ना ही वो प्राइम है, ना ही वो कंपोजिट है। अगले लेक्चर के अंदर आपको, या आप खुद ही बता दें कमेंट सेक्शन के अंदर
कि भाई ये जो है 1 जो है वो क्यों प्राइम नहीं है और क्यों कंपोजिट नहीं है, आपकी कमेंट का हमें वेट रहेगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे चलते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज सेट। सेट किसे कहते हैं, हम शॉर्टली समझने की कोशिश करेंगे भाई सेट क्या होता है। तो सेट होता है कलेक्शन। सेट इज अ कलेक्शन। कलेक्शन किन चीजों का होता है भाई, नंबर्स का हो सकता है या फिर चीजों का हो सकता है या कोई भी चीज का कोई कलेक्शन हो, और वो जो कलेक्शन हो वो वेल डिफाइंड हो, और उसके बाद वो कलेक्शन एक तो वेल डिफाइंड हो और दूसरा डिस्टिंक्ट हो। अगर कोई कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। आई होप क्लियर हो गई होगी। अब समझते हैं कि भाई ये वेल डिफाइंड क्या होता है और डिस्टिंक्ट क्या होता है। वेल डिफाइंड किसे कहते हैं, आपके कान पे चीज आके आपको सुनने में आ जाए कोई चीज और आप समझ जाएं कि भाई ये कौन सी बात कर रहा है और कैसी बात कर रहा है, इससे हम कहते हैं क्या, वेल डिफाइंड। मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं कहूं कि भाई सेट ऑफ गुड बॉयज, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भाई सेट ऑफ गुड बॉयज कि भाई दुनिया के अंदर कौन से अच्छे लड़के हैं और अच्छे लड़के कौन से नहीं हैं, क्योंकि आप दुनिया के लोगों से मिले तो नहीं है ना, तो इसी वजह से आप इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज नॉट वेल डिफाइंड। अगर मैं आपको कहूंगा भाई सेट ऑफ गुड बॉयज इन योर क्लास और इन योर लोकेलिटी, यू कैन इजीली टेल मी हु इज द गुड बॉय इन योर आई। तो आपको पता होगा कि भाई मेरे क्लास के अंदर कौन सा अच्छा लड़का है, कौन सा अच्छा लड़का नहीं है। तो ये चीज आपको जब आपको मैंने कही और आपको समझ में आ गई कि सर कौन सी बात कर रहे हैं, इससे हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड कहते हैं। दूसरी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, यानी उसके अंदर जो कलेक्शन हो जितनी भी चीजों का वो डिफरेंट चीजों का कलेक्शन होना चाहिए, यानी वो सेम नहीं होने चाहिए, नॉट सेम। सेम कलेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कलेक्शन के अंदर कोई चीज सेम आ गई तो उसे हम सेट नहीं कहेंगे। आई होप आपको बात ये समझ में आ गई होगी। भाई सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है। कलेक्शन किसका होता है, दो चीजों का, एक तो वेल डिफाइंड चीजों का, और वो चीजें क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यानी डिफरेंट होनी चाहिए। तो ऐसे कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर एक मिसाल समझ लेते हैं। सेट जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, यानी 1 2 3 4 ये आपका सेट कहलाता है। सेट का यानी लिखने का हर चीज को लिखने का तरीकेकार होता है। जैसे ऐसे को लिखने का तरीकेकार होता है, और उसके अलावा अंग्रेजी के अंदर आप आ जाए, इंग्लिश के अंदर के जब भी आपके राइटिंग के अंदर प्रॉपर नाउन आ जाता है तो आप क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर है वो आप कैपिटल लिखते हैं ना, तो एक तरीकेकार होता है। ऐसे ही सेट को आप अगर लिख रहे हैं तो उसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं जिस चीज से, तो वो चीज क्या होनी चाहिए, वो आपकी कैपिटल होनी चाहिए। ये लिखने का एक तरीका है भाई। ए इज इक्वल टू जितने भी अंदर सेट के चीजें हैं 1 2 3 4, इसको हम क्या कहते हैं, इनको मिलाकर कलेक्शन कहते हैं। अब इसके अंदर जितनी भी चीजें पड़ी हैं इनको हम क्या कहते हैं भाई, एलिमेंट भी कहते हैं या मेंबर भी कहते हैं या फिर ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ये तीनों चीजें जो हैं हम इनको कह सकते हैं, यानी 1 2 3 4 जो आप सेट के अंदर चीजें देख रहे हैं इसको एलिमेंट भी कहा जाता है, मेंबर भी कहा जाता है या ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। एक और बात, यानी सेट के जो एलिमेंट हैं वो नंबर भी हो सकते हैं, और दूसरा सेट के एलिमेंट स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट भी हो सकते हैं। इनको हम क्या कहेंगे भाई, एलिमेंट कह सकते हैं, मेंबर ऑफ सेट कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट ऑफ सेट भी कह सकते हैं। एक और बात, अगर हम सी सेट ले रहे हैं, अगर हम ऐसे लिखें ए कामा बी कामा सी, तो ये नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि सेट के जो एलिमेंट है अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट लिख रहे हैं तो वो स्मॉल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। एक और बात आपको समझानी थी, वो ये कि 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 3 आ गया। आपको अभी अभी मैंने बताया कि भाई जो कलेक्शन हो यानी जो एलिमेंट हो वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए,
तो इसमें जो है 3 सेम आ गया, इसी वजह से हम इसे सेट नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल उठा लेते हैं। अगर मैं सेट को ऐसे लूं 444 कामा 5555, क्या ये सेट है? आपका जवाब होना चाहिए यस दिस इज द सेट, बिकॉज 444 इज अ नंबर, 5555 इज अ नंबर। हाँ, अगर ऐसे होता कि भाई ऐसे हम लिखते 4 कामा 4 कामा 4 5 कामा 5 कामा 5 कामा 5, तो ये क्या हो जाती, रिपीटेशन हो जाती, फिर ये सेट नहीं कहलाता। ओके, अब आते हैं भाई सेट को लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स टू डिस्क्राइब सेट और राइट सेट, यानी सेट को बयान करने के या लिखने के 3 तरीकेकार है हमारे पास। पहला तरीकेकार जो है वो है हमारा टेबुलर फॉर्म। अब मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। टेबुलर फॉर्म क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ सेट व्हिच वी राइट इन मिडिल ब्रैकेट एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय कॉमा इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। यानी ऐसा सेट का फॉर्म किस्म जो मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाए, ये मिडिल ब्रैकेट कहलाती है, इसका दूसरा नाम है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाए और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो उनको हम कामा से सेपरेट करें तो उसको क्या कहा जाता है? टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई कि भाई टेबुलर फॉर्म उसे कहते हैं जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाए और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो उनको सेपरेट करें कामा से, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म कहते हैं। दूसरा होता है आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। Descriptive form, a form of set which we write in a sentence form is called descriptive form। यानी ऐसा सेट का किस्म लिखने का जो वर्ड्स में हम बयान करें, सेंटेंस में हम लिखें तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। मिसाल के तौर पे ए इज सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। सॉरी, एक बात और आपको बतानी थी। मैंने आपको जो प्राइम नंबर पढ़ाए थे उसमें एक ज़रूरी एमसीक्यूज आ जाता है कभी कभी कि भाई आप हमें बताएं कि जो इवन प्राइम नंबर है वो कौन सा है। याद रखिए पूरी मैथमेटिक्स के अंदर इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड प्राइम नंबर्स हैं। 3 देख लें आप, 7 देख लें आप, 11 देख लें, ये जितने भी होंगे आपके ऑड प्राइम नंबर होंगे। मुकम्मल मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर है। बंद करना यार, हेड। उसके बाद दूसरा एग्जांपल उठा लेते हैं भाई। बी इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5 and less than 19। तो आपने देखा कि भाई जितने भी हमने एग्जांपल उठाए हैं तो ये हमने सेंटेंस फॉर्म में लिखे, वर्ड्स में लिखे। तो ऐसा सेट का किस्म जो हम सेंटेंस फॉर्म में लिखे हम उसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले हम जो है ना, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ सेट व्हिच वी राइट विद द हेल्प ऑफ सेट नोटेशंस। सेट नोटेशंस कुछ सिंबल्स होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? सेट नोटेशंस कहते हैं। सेट नोटेशंस कहते हैं। जैसे कि पहले जो हम साइन इस्तेमाल करते हैं, नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं सच दैट। सच दैट को ऐसे भी लिखा जाता है, सच दैट। उसके बाद बिलोंग्स टू,
इस साइन का मतलब है बिलोंग्स टू। मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा कि भाई बिलोंग्स टू क्या होता है। मिसाल के तौर पर बिलोंग्स टू को अभी समझ लेते हैं। भाई हमारे पास एक सेट है ए कामा बी कामा सी कामा डी, उसके बाद बी सेट है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4। तो मैं एक मिसाल ले लेता हूं भाई, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी और 1 बिलोंग्स टू ए, उसके अलावा 2 बिलोंग्स टू ए, उसके अलावा डी बिलोंग्स टू बी, 4 बिलोंग्स टू बी। अब ये देखिए थोड़ा, इसका मतलब ये है कि भाई ए जो है, अगर मैं कह रहा हूं ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो ए एलिमेंट है वो ए एलिमेंट है किसका, ए सेट का। बी बिलोंग्स टू बी, क्या मुझे बताएं कि बी सेट के अंदर बी एलिमेंट है, नहीं है, तो हम इसे कहेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी। डज नॉट इसे हम लिखेंगे डज नॉट, सही है, यानी बिलोंग्स टू लिख के फिर ऊपर से एक लाइन दे देंगे तो ये डज नॉट की साइन हो जाती है। वन, क्या वन जो है वो ए सेट के अंदर है, नहीं है, तो हम उसे कहेंगे भाई वन डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। उसके अलावा क्या टू जो है वो ए सेट के अंदर है, नहीं भाई नहीं है, तो टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या डी जो है वो बी सेट के अंदर है, हम कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल है, तो हम कहेंगे भाई डी बिलोंग्स टू बी। क्या फोर जो है वो बी सेट के अंदर है, बिल्कुल है, तो हम कहेंगे भाई ये तो डी जो है आई थिंक नहीं है, हाँ नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या फोर जो है बी सेट के अंदर है, हाँ भाई है बिल्कुल, तो हम कहेंगे भाई फोर बिलोंग्स टू बी। यानी बिलोंग्स टू का मतलब ये ताल्लुक रखना कि भाई ये जो एलिमेंट है किस सेट से ताल्लुक रख रहा है, अगर नहीं रखेगा तो उसे हम डज नॉट बिलोंग्स टू रख लेंगे। ओके, दूसरी ये केप डाउन मीन्स एंड, केप अप मीन्स और, ये आपको याद करनी होगी क्योंकि इस सेट के अंदर ये चीजें हम यूज करेंगे। उसके बाद आपको पता है ये होती है डज नॉट बिलोंग्स टू, फिर ये होती है लेस देन की, ओके, लेस देन की साइन, उसके बाद ये ग्रेटर देन की, फिर ये लेस देन एंड इक्वल की, फिर ये ग्रेटर देन एंड इक्वल की, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी साइन है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आप पहले ये करें कि आप ये जितनी भी नोटेशन लिखी थी मैंने, आप इस लेक्चर में से ये नोट करके फिर याद करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम सेट बिल्डर फॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, सेट के कितने टाइप्स होते हैं? सबसे पहले जो सेट का टाइप होता है उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ सेट, अ टाइप ऑफ सेट व्हिच हैज लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी ऐसा सेट का टाइप जिसके पास महदूद नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। यानी सेट हो उसके पीछे से कोई ना कोई लिमिट लगी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक सेट है, ए हमारे पास सेट है 1 2 3 4 अप टू 1 लाख। तो देख रहे हैं हमने क्या किया भाई, ये 1 से लेके 1 लाख तक नंबर लिखे हैं, यहां पर एक पीछे से क्या लगी हुई है? लिमिट लगी हुई है। तो आप जितना भी बड़ा हो सेट भाई, आप कोई ना कोई पीछे से क्या होनी चाहिए? लिमिट लगी हुई हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। अ फॉर्म ऑफ सेट, सॉरी, टाइप ऑफ सेट व्हिच इज लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी महदूद नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उससे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। दूसरा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट इसके अपोजिट है टाइप ऑफ सेट which has unlimited number of element is called infinite set। यानी जिसके पास लामहदूद नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसे हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर भाई हमारे पास एक सेट है a इज इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3 कामा अप टू सो ऑन। अब देखें इसके पीछे से कोई लिमिट ही नहीं है, चलते जा रहे हैं, कभी खत्म ही नहीं होंगे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। आई होप क्लियर होगी। उसके बाद सिंगलिटन सेट। सिंगलिटन सेट
A set which is only one element is called सिंगलिटन सेट, यानी जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलिटन सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर भाई हमारे पास एक सेट है, इसके पास कितने एलिमेंट है, ओनली वन है, यानी टू, एक एलिमेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगलिटन सेट कहेंगे। मिसाल के तौर पर दूसरा एलिमेंट, दूसरा एग्जांपल ये है कि भाई 6667, आप कहेंगे सर ये तो चार एलिमेंट, नहीं भाई, बीच में कामा यूज नहीं की गई, तो ये एक ही एलिमेंट माना जाएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, सिंगलिटन सेट कहलाएगा। उसके बाद नल सेट, जिसका दूसरा नाम है वाइड सेट, यहां तीसरा नाम भी है इसका एम्प्टी सेट। अ सेट which has no element, ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे, या वाइड सेट कहेंगे, या एम्प्टी सेट कहेंगे। आपके जहन में एक सवाल आता होगा, सर आपने बताया कि जो सेट होता है वो क्या होता है, कलेक्शन होता है, एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कलेक्शन कहां से बनेगा। इंशाल्लाह इसका भी जवाब आपको अगले लेक्चर्स के अंदर जो है मिल जाएगा कि भाई हम इसे सेट फिर भी क्यों कहते हैं। क्लियर हो गया। इसको डिनोट किया जाता है इस साइन से, इसको हम कहते हैं फाई, इसका नाम क्या है, फाई, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, एक और बात आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी, अगर इस नल सेट के अंदर आप फाई की साइन रख रहे हैं तो फिर ये नल सेट नहीं कहलाएगा, ये इसका एलिमेंट बन जाएगा। तो नल सेट कैसे लिखना है, या तो आप अकेली ऐसे साइन लिखें, या तो आप ऐसे लिखें, तो फिर आपका ये क्या बन जाएगा, नल सेट बन जाएगा। अब दूसरा जो टाइप है वो है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ दे हैव सेम एलिमेंट, यानी दो सेट्स जो भी आप लेना चाहें वो इक्वल कहलाएंगे जब उनके अंदर सेम एलिमेंट हो, तो वो क्या बन जाएंगे, इक्वल सेट। मिसाल के तौर पर हम जो है भाई एक ए सेट ले लेते हैं, A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to also 1, 2, 3, 4। तो इन दोनों के अंदर दो सेट हैं, दोनों के अंदर जो है वो एक जैसे एलिमेंट है और एक जितने एलिमेंट है, इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। क्लियर। दूसरा होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या कहलाते हैं भाई, two sets A and B are called equivalent set if they have same order। दो सेट A और B, उनको आप इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं जब उनका ऑर्डर बराबर हो। अब सवाल पैदा होता है भाई ऑर्डर किसे कहते हैं, ऑर्डर इसे कहते हैं भाई जैसे कि ये सेट है A, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, चार, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, चार बन जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर कितने एलिमेंट है, चार, तो इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा, चार बन जाएगा। तो दो सेट लें, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक सेट ए कामा बी कामा सी, ठीक है, कामा डी, और बी सेट है 1, 2, 3, 4। इन दोनों का ऑर्डर बराबर है क्योंकि इसके अंदर भी चार एलिमेंट है और इसके अंदर भी चार एलिमेंट है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। यानी एलिमेंट एक जैसे ना हो भले, पर एक जितने हो, तो इसी वजह से क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। इनको जाहिर किया जाता है, डिनोट किया जाता है ए इक्विवेलेंट टू बी। ओके, उसके अलावा इसको कहेंगे भाई ए इज इक्वल टू बी। ओके, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। दूसरे लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ये फाइनल होगा हमारा चैप्टर जो है, और उसके अलावा कोशिश करेंगे कि हम एक्सरसाइजेस को भी जो है सॉल्व करते चले, प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।